नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने मानव संसाधन विकास एवं शिक्षा के बारे में पढ़ा एवं समझा था। इसके साथ ही हम सार्वभौमिक एवं समान प्रारंभिक शिक्षा के लिए या समान प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कदमों को बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हमने संवैधानिक कदम, अंतर्राष्ट्रीय कदम एवं योजनागत कदम को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। तो आज के इस लेक्चर में समान प्रारंभिक शिक्षा या सार्वभौमिक शिक्षा हेतु जो सरकारी कदम है, जिनमें नीतिगत कदम है या विधिक कदम है एवं अन्य जो हैं, इनके बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं नीतिगत कदम से। देखिए, हमारे देश में जो सार्वभौमिक शिक्षा है या समान प्रारंभिक शिक्षा है, वह है देश के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। इसके लिए स्वतंत्रता के बाद ही 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिस समिति का नाम था विश्वविद्यालयी शिक्षा आयोग। राइट। तो डॉक्टर राधाकृष्ण की अध्यक्षता वाले विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन ही था कि सार्वभौमिक शिक्षा एवं समान प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना, ताकि हर एक बच्चे को समान रूप से अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो सके। और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के गठन के पश्चात ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी उसका निर्माण होना प्रारंभ हो गया था। राइट। लेकिन कोई ठोस नीति उस समय पे बन नहीं पाई थी। फिर 1964 में कोठारी कमीशन क्या हुआ था, गठित हुआ था। 1964 में गठित कोठारी कमीशन ने 1966 में अपनी रिपोर्ट दी थी। इस तरीके से कोठारी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही हमारे देश की पहली शिक्षा नीति 1968 में लाई गई। तो इस तरीके से कोठारी कमीशन के प्रतिवेदन के आधार पर जो उस समय की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश की प्रथम शिक्षा नीति 1968 जो है वो हमारे देश में लागू की। राइट। अब आ जाते हैं द्वितीय शिक्षा नीति के बारे में। तो हमारे देश में जो द्वितीय शिक्षा नीति है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1968 में क्या हुई, लागू हुई। राइट। और द्वितीय शिक्षा नीति जो थी वो हमारे देश में सार्वभौमिक शिक्षा एवं समान प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एवं शिक्षा को उन्नत करने के लिए एक बहुत ही अच्छी नीति साबित हुई। राइट। जिसका क्रियान्वयन कब से हो रहा है, 1986 से हो रहा है। तो हम द्वितीय शिक्षा नीति या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रमुख प्रावधान थे उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। राइट। इस शिक्षा नीति की सबसे अच्छी विशेषता ये थी कि इस शिक्षा नीति के माध्यम से भले ही हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग शिक्षा बोर्ड थे, परंतु हमारे देश में जो शैक्षणिक संरचना है उसको समान करने का प्रयास किया गया। राइट। और संपूर्ण देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1986, उसने एक ही प्रकार की शैक्षणिक संरचना को निर्मित करने का प्रयास किया, और जिसके अनुसार हमारे देश में 5+3+2 और 10+2+3 की जो है शैक्षणिक संरचना को निर्मित किया। अब ये संरचना क्या है, 5+3+2 का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगी पहली से क्या हो जाएगी, 5वीं तक की शिक्षा, ये क्या हो जाएगी 6वीं से 8वीं तक की शिक्षा, और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 9वीं से लेकर जो हो जाएगी 10वीं तक की शिक्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है 10वीं तक की शिक्षा का जो शैक्षणिक ढांचा होगा वो इस तरीके से होगा। राइट। पहली से लेकर 5वीं तक प्राइमरी। राइट। फिर 6 से लेकर 8 तक राइट उत्तर प्राइमरी हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर 9 से 10 क्या हो जाएगा, माध्यमिक शिक्षा हो जाएगी। राइट। फिर उसके बाद में क्या होगा, 10 प्लस का 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3,
तो ये तो क्या हो गई, प्राथमिक शिक्षा हो गई। ये क्या हो जाएगी, हायर सेकेंडरी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर ये प्राइमरी स्कूल हो जाएगा 6 से 8, मिडिल स्कूल, और ये हाई स्कूल, और ये क्या हो जाएगा, हायर सेकेंडरी स्कूल, सॉरी ये हाई स्कूल हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर हायर सेकेंडरी, और ये 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, कॉलेज कोर्स हो जाएगा, जिससे क्या मिलेगी, डिग्री। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसने इस तरीके का हमारे देश में एक समान शैक्षणिक ढांचा जो है वो खड़ा किया, जो कि लगभग 34 वर्षों तक ये जो शैक्षणिक संरचना है ये चलते रही। इसके साथ ही इस शिक्षा नीति का एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि हमारे देश के जो शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो जाएगा, राइट, ICAR हो जाएगा, या भारतीय चिकित्सा परिषद, इनको और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि हमारे देश में पाठ्यक्रम का निर्माण, पुस्तकों का निर्माण या शिक्षा पद्धति में और मूलभूत परिवर्तन हो सके और अधिक वैज्ञानिक तरीके से हमारे देश में शिक्षा उपलब्ध हो पाए। इसके साथ ही हमारे देश के जो आदिवासी इलाके थे या अनुसूचित जाति क्षेत्रों के या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति एवं महिलाओं को भी शिक्षा के लिए इस योजना में प्रोत्साहित किया गया, और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से SC ST और महिलाओं का नामांकन बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया। इसके साथ ही ऐसे विद्यार्थी जिनके पिताजी सफाई कर्मचारी थे या चमड़ा उद्योग से जुड़े थे, राइट, उनको मैट्रिक पूर्व अर्थात 10वीं से पहले ही उनको जो है स्कॉलरशिप देना प्रारंभ किया, ताकि वो भी आसानी से शिक्षा ले सकें। इसके साथ ही शिक्षा में सभी क्षेत्रों के, राइट, सभी क्षेत्रों के सभी समुदायों के जो है शिक्षक शामिल हो सकें, इसके लिए भी SC एवं SC कैटेगरी के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी जो है विशेष रूप से ध्यान दिया गया, राइट। और इसके साथ ही हमारे देश के जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में स्कूल की स्थापना हो सके एवं उन क्षेत्रों में उनकी मातृभाषा में शिक्षा मिल सके, इसके लिए भी प्रावधान किया गया। अर्थात जनजाति बाहुल्य इलाकों में प्राथमिक शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना एवं आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी भाषा में पढ़ाई के जो था प्रावधान किया गया। इसके साथ ये भी कहा गया कि जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिनकी भाषा एवं लिपि उसका संरक्षण किया जाए एवं अल्पसंख्यकों को उनकी अपनी भाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही जो विकलांग हैं या निःशक्त वर्ग हैं, वह भी शिक्षा में प्रवेश कर पाए, अर्थात समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जो विकलांग या जो निःशक्त विद्यार्थी थे, उनके लिए छात्रावास की स्थापना की गई एवं उनकी व्यावसायिक शिक्षा, ताकि भविष्य में वो इस शिक्षा की वजह से जो है आर्थिक जो है एक तरीके से नौकरी पा सके एवं अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही प्राइमरी लेवल पर आंगनवाड़ी या प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों को भी इसमें स्थापना का जो है प्रावधान किया गया, ताकि न केवल जो है बाल्यावस्था में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा एवं देखरेख मिल सके, इसके साथ ही जो वयस्क अवस्था है उसमें भी जो है प्रौढ़ शिक्षा को महत्व दिया गया एवं हमारे देश में शिक्षा के आधारभूत ढांचा विकसित करने का भी प्रावधान इसमें किया गया, राइट। तो ये थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को। इसके बाद में जो मोदी गवर्नमेंट थी वह नई शिक्षा नीति 2020 लेके आई है, राइट। अब हम थोड़ा यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि आखिरकार क्या कारण थे कि जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उससे हमें नई शिक्षा पद्धति अपनाने में या हमें नई शिक्षा पद्धति अपनाने की आवश्यकता है। लंबे समय से जो शिक्षाविद हैं उनकी यही मांग थी कि हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है ये दरअसल आर्थिक गतिविधियों या आर्थिक उद्योगों या आर्थिक गतिविधियों में रोजगार पाने के क्या है अनुकूल नहीं है। अर्थात हमारी जो पढ़ाई है वो क्या हो गया है, डिग्री बेस्ड हो गया है,
डिग्री आधारित पढ़ाई जिसको हम कह सकते हैं, राइट, डिग्री आधारित शिक्षा हो चुकी है, अर्थात बच्चे अधिक अंक लाने में लगे रहते हैं, राइट, उनको डिग्री मिल जाए, अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, यही उनके लिए शिक्षा का अर्थ होता है। वो व्यवहारिक शिक्षा पर, प्रशिक्षण पर, सीखने पर, कौशल विकास में बहुत ही कम ध्यान देते हैं। इस वजह से अगर देखें तो हमारे देश में हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर्स एवं डॉक्टर्स जो हैं वो उत्पादित हो रहे हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता इतनी कमज़ोर है कि वो किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी जॉब पाने में भी क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ना तो उनके पास में ज्ञान होता है, ना ही भाषा पर पकड़ होती है, और ना ही कौशल होता है। इस वजह से जो है हमारी जो शिक्षा है वो वोकेशनल नहीं है, राइट। हमारे बच्चों को जो है व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, राइट। इसके साथ ही जो व्यावसायिक शिक्षा है उसमें भी क्या है, कमी है, अर्थात आधुनिक उद्योगों में या आधुनिक जो मशीनें हैं उनके संचालन के लिए भी हमारी जो है शिक्षा पद्धति उतनी अनुकूल नहीं है। और एक तरीके से सबसे बड़ी हम जो बात कह सकते हैं कि रोजगार मूलक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति 10वीं 12वीं कॉलेज, राइट, पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई वोकेशनल कोर्स भी कर ले, उसके बाद में भी इस बात की गारंटी नहीं है कि उसको रोजगार मिल जाए, राइट। ये सबसे बड़ी खामी थी और इसको दूर करने के लिए ही हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 लाई गई है। तो नई शिक्षा नीति 2020 ये हमारे देश की तृतीय शिक्षा नीति है, जो कि 34 वर्ष पश्चात अर्थात 1986 की नीति को क्या करेगी, प्रतिस्थापित या रिप्लेस करेगी। अब ये जो समिति है इसका मसौदा किसने तैयार किया था, तो दरअसल 2017 में केंद्र सरकार ने इसरो के पूर्व जो अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंजन, राइट, के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में 2017 में ये समिति गठित की गई थी, जिसने नई शिक्षा नीति का मसौदा 2019 में जो था सरकार को दिया था, और उस आधार पर जो नई शिक्षा नीति है वो लागू हुई है। तो अब हम समझेंगे कि नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। ध्यान रखना ये जो प्रश्न है ये 11 नंबर में पूछे जाने योग्य है, राइट। नई शिक्षा नीति को विश्लेषित कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो हम इसके प्रावधानों को समझेंगे। तो जो नई शिक्षा नीति है, राइट, वो नई शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधान क्या है, तो सबसे पहला तो यही हो जाएगा कि नई शिक्षा नीति से अब जो शैक्षणिक मॉडल है उसको परिवर्तित किया जाएगा, और नया शैक्षणिक मॉडल जो है 5+3+3+ का क्या हो जाएगा, 4 को अपनाया जाएगा, जहाँ पर 5 का मतलब क्या होगा, प्री प्राइमरी, राइट। प्री प्राइमरी में जैसे आंगनवाड़ी हो जाएगा, राइट, आंगनवाड़ी हो जाएंगे और बाल्य स्कूल हो जाएंगे। तो प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं, KG1 KG2 नर्सरी की, राइट, नर्सरी KG1 KG2 प्री प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद में पहली कक्षा एवं दूसरी कक्षा। तो यहाँ पर 5 जो है वो क्या रहेंगी, प्री प्राइमरी पहली एवं दूसरी की कक्षाएं रहेंगी, फिर तीसरी से 5वीं कक्षा रहेगी, राइट, फिर 6वीं से 8वीं कक्षा रहेगी, और 4 का मतलब हुआ यहाँ पर 9वीं से क्या हो जाएगा, 12वीं तक का जो है वो होगा, राइट। तो ये जो है नया क्या है, शैक्षणिक मॉडल है। और इसके बाद में क्या शुरू हो जाएंगे, कॉलेज शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं अभी आपको यहीं पर बता देता हूँ कि इस शिक्षा नीति है इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है वो उच्च शिक्षा में किया गया है, राइट। और उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन है वो समझेंगे। पहले क्या चलता था, पहले 10+ का 2+ का क्या होता था, 3 होता था, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगी 10वीं तक की शिक्षा, यहाँ पर क्या हो जाएगी 12वीं तक की शिक्षा, और 3 वर्ष जो है था वो डिग्री के लिए क्या होता था, डिग्री के लिए होता था। लेकिन इस बार जो है 9वीं से 12वीं तक की जैसे ही पढ़ाई हो जाएगी
उसके बाद में क्या होता है कि कई बच्चे जो हैं वो व्यावसायिक गतिविधियों में, आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो जाते हैं। इस वजह से उनको बीच में ही कॉलेज ड्रॉप आउट करना पड़ता है। इस वजह से हमारे देश में लाखों की संख्या में बच्चे कॉलेजों में प्रवेश तो लेते हैं, एडमिशन तो लेते हैं, लेकिन वो अपनी डिग्री पूरे किए बगैर ही क्या करते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर जाते हैं। इस समस्या को रोकने के लिए अब सरकार जो है 4 वर्षीय योजना लेके आई है, राइट। और इसमें से कोई भी जो है विद्यार्थी अगर किसी भी वर्ष छोड़ता है तो उसको उस स्तर का जो है वो दिया जाएगा। जैसे अगर वो 1 वर्ष तक पढ़ता है, राइट, तो उसको क्या दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, राइट। जैसे ही वो 12वीं के बाद में 1 साल पूरी करेगा उसको संबंधित विषय या जो विषय शाखा है उसका क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर वह 2 वर्ष पढ़ना चाहता है, राइट, तो उसको क्या दिया जाएगा, डिप्लोमा दिया जाएगा, राइट। जैसे ही 2 वर्ष कंप्लीट होंगे उसको डिप्लोमा दिया जाएगा और उसके बाद में अगर उसको छोड़ना है तो वो कॉलेज को छोड़ सकता है, राइट। फिर 3 वर्ष बाद जो है उसको क्या दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी, राइट। और 4 वर्ष पश्चात उसको पोस्ट ग्रेजुएशन या शोध के साथ में स्नातक की जो है डिग्री जो है उसको दी जाएगी। इस तरीके से अगर वह बीच में भी कॉलेज को छोड़ देता है तो उसकी पढ़ाई जो है बेकार नहीं जाएगी। 1 साल कंप्लीट किया, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री और 4 वर्ष करेगा तो उसको जो है शोध के साथ क्या हो जाएगा, स्नातक की डिग्री मिल जाएगी, राइट। इससे क्या होगा कि इससे एक तो जो कॉलेज ड्रॉप आउट में पहले जो डिग्री अपूर्ण होती थी वो कुछ काम की नहीं होती थी, अब कम से कम अगर कोई बच्चा कॉलेज छोड़ता है तो उसको निम्न तरीके से जो है वो उसको कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके साथ ही इसी पैटर्न पर नया पाठ्यक्रम भी बनाया जाएगा जिससे उसको धीरे धीरे जो है उसकी जो भी विषय है उसमें उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, राइट। तो ये तो पहला था शैक्षणिक मॉडल 5+3+3+ का 4 और उसके बाद में ये क्या हो जाएगा, 4 वर्षीय कार्यक्रम हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली में जो भी कमजोरियां हैं उनको दूर करने के लिए इन 5 स्तंभों को मजबूत किया जाएगा। सबसे पहला क्या है, शिक्षा की पहुंच हो जाएगी। हमारा जो निम्न आयु वर्ग का व्यक्ति है वो अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ होता है, इसीलिए नई शिक्षा प्रणाली से समाज के हर एक वर्ग, हर एक तकवा, हर एक समुदाय तक जो है शिक्षा को पहुंचाया जाएगा ताकि हमारे देश के सभी बच्चे, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति की हों, बालिकाएं हों, बच्चे हों, दुर्गम इलाकों के रहने वाले हों, सबको जो है वो शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा क्या है यहाँ पर, समानता। देश के सभी क्षेत्रों में सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी, राइट। अर्थात बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी आर्थिक सहायता के भेदभाव के सभी बच्चों को समान शिक्षा समान रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उनकी गुणवत्ता में बढ़ोतरी की जाएगी। अर्थात अब यहाँ पर जो है, अब जो शिक्षा पद्धति है, अब शिक्षा पद्धति में जो प्रायोगिक कक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल हैं, ट्रेनिंग है, कौशल डेवलपमेंट है, इस पर जो है वो अधिक ध्यान दिया जाएगा एवं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है वो प्रस्तुत की जाएगी या बच्चों को दी जाएगी। इसके साथ ही वहनीय शिक्षा दी जाएगी, राइट। अर्थात सभी समुदाय के या सभी वर्गों के व्यक्ति उस शिक्षा को अफोर्ड कर सकें, राइट, और उसका भविष्य में उपयोग कर सकें, इसके लिए वहनीय शिक्षा दी जाएगी। एवं उत्तरदायित्व भी जो जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकार है, उनका तय किया जाएगा, राइट। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो रखा गया है वो ये है कि अभी भी हमारे देश में
शिक्षा पर जो है हमारे जीडीपी का बहुत ही कम 2 से 3% के बीच में खर्च किया जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे देश की शिक्षा प्रणाली उतनी उपयुक्त नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है। इसीलिए नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि अब सरकार को अपनी जीडीपी का 6% खर्च करना ही पड़ेगा। इसके साथ ही 2023 तक जो सकल नामांकन अनुपात है उसको 100% किया जाएगा। अर्थात देश के आदिवासी क्षेत्र हों, जनजातीय क्षेत्र हों, आदिवासी क्षेत्र हों, दुर्गम क्षेत्र हों, शहरी क्षेत्र हों, ग्रामीण क्षेत्र हों, किसी भी क्षेत्र के बच्चे हों, बालिकाएं या बच्चे, उन सब का स्कूल में नामांकन होना चाहिए। अर्थात 100% क्या किया जाएगा, नामांकन किया जाएगा, जिससे हमारे देश में सभी को क्या हो, शिक्षा मिल सके। इसके साथ ही जो मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय है उसका नाम क्या होगा, शिक्षा मंत्रालय होगा। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बड़ा परिवर्तन किया गया है कि हमारे देश भर में उच्च जो शिक्षा संस्थान है उनके लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एकल नियामक जो है संस्था की परिकल्पना की गई है। अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद एक रेगुलेटरी बॉडी की क्या होगी, स्थापना होगी, जो कि हमारे देश में हायर एजुकेशन को क्या करेगी, रेगुलेट करेगी। राइट, तो ये थी नई शिक्षा नीति की कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान, जिसको हम बहुत ही अच्छे से एग्जाम्स में उत्तर लिख सकते हैं। राइट, अब हो जाएगा अगला जो कदम है वो 5वां कौन सा हो जाएगा, विधिक कदम हो जाएगा। राइट, तो विधिक कदम का तात्पर्य ये है कि हमारे देश में सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर राज्य सरकार ने, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकारों ने कई विधेयक पारित किए हैं या कई विधियां बनाई हैं, और उन विधियों, उन अधिनियमों या उन विधियों के या उन योजनाओं के माध्यम से ही जो है सार्वभौमिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जो प्रमुख विधिक कदम हैं उनको समझेंगे। उसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। राइट, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ये कब लाया गया, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। राइट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, ये हमारे देश में, पूरे देश में क्या होगा, लागू होगा। तो ये संपूर्ण देश में लागू होगा। इसके साथ ही इसका जो शीर्षक है वो क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अर्थात हमारे देश में सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल सके, ये इसका शीर्षक है और यही इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इस वजह से शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE ये 2009 में पारित किया गया था, और जो कि कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को। अब सरकार को ये अधिनियम इसीलिए बनाना पड़ा क्योंकि मैंने बताया था कि 86वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था, और इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। और इसी मौलिक अधिकार की पूर्ति के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जो कि 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ, लागू हुआ। और इस अधिनियम के दायरे में सरकारी, निजी, सेना स्कूल जो हैं वो सम्मिलित होंगे, परंतु इसमें जो अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित स्कूल हैं वो इसमें क्या होंगे, सम्मिलित नहीं होंगे। राइट, अब इसके हम प्रमुख प्रावधानों के बारे में पढ़ेंगे। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रमुख प्रावधान। इसका पहला प्रावधान तो यही है कि जो अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार देता है, उस अधिकार की पूर्ति के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है। राइट, तो सरकार यहाँ पर, ये सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो हर एक बच्चे को या बच्ची को
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं। अगर कोई भी अभिभावक अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहता है, परंतु यदि उनके पास में उतनी वित्तीय पहुंच नहीं है या उतनी वित्त नहीं है, राइट, तो उनको निजी स्कूलों में भी दाखिला दिया जा सकता है। और इसके लिए सरकार ने निजी स्कूलों में जो 25% सीटें हैं वो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए क्या की है, रिजर्व की हैं। अर्थात जो निम्न वर्ग के विद्यार्थी हैं वो प्राइवेट स्कूलों में ये जो 25% कोटा है इस पर एडमिशन लेंगे, जिसका खर्चा कौन देगी, सरकार देगी, और वो अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त जो है वो शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इसके साथ ही अगर कोई भी क्षेत्र में जो बच्चे हैं अगर वो शिक्षा की डिमांड करते हैं तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वह बच्चों को 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल की व्यवस्था करवाए एवं शिक्षा की व्यवस्था करवाए। इसके साथ ही जो शिक्षा आधारित अवसंरचना है जैसे विद्यालय, पेयजल, योग्य शिक्षक, खेल के मैदान, पुस्तकालय, इनका भी सरकार निर्माण करवाएगी, इनकी भी अच्छी व्यवस्था करेगी। इसके साथ ही इसका एक और कदम यह है कि जितने भी शासकीय स्कूल हैं उनमें कभी भी 10% से जो है अधिक शिक्षक के पद खाली नहीं होना चाहिए। परंतु ये जो प्रावधान है ये है तो इसमें कानून, परंतु हकीकत में ये है कि हर एक जो स्कूल की बात करें हम उसमें 10 क्या लगभग आधी सीटें हमेशा खाली रहती हैं, जबकि आरटीई एक्ट 2009 में क्या कहा गया था कि 10% से अधिक सीटें खाली नहीं हो सकती। इसके साथ ही एक विद्यालय प्रबंधन समिति का भी गठन किया जाएगा ताकि जो शिक्षक पेरेंट्स रिश्ते हैं वो मजबूत हो सके। शिक्षक पेरेंट्स को बता सके कि आपका बच्चा यहाँ पर कमज़ोर है, राइट, बच्चे जो है पेरेंट्स जो है वो होमवर्क कंप्लीट कराएं। तो अगर शिक्षक और पेरेंट्स संबंध अच्छे होंगे उससे भी बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा परिवर्तन था वो ये था, राइट, पहले के ज़माने में बच्चों को बहुत मारा जाता था, कूटा जाता था, राइट, छड़ी से नील डाउन कर देना, राइट, उनको घंटे भर तक खड़े रखना या लाठी से मारना कूटना, राइट। तो इस वजह से हालांकि ये एक हद तक बच्चों को नियंत्रण के लिए हम इसको ठीक मान सकते हैं, लेकिन कई बार जो है जब ज़्यादती हो जाती है, जब जो बच्चों की शारीरिक क्षमता से अधिक उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाती है तो वो उचित नहीं होती है और परिणाम स्वरूप बच्चे या तो स्कूल छोड़ देते हैं या वो अपंग हो जाते हैं या विकलांगता होती है या उनको शारीरिक चोट लगती है। इसीलिए आरटीई एक्ट 2009 में प्रावधान किया गया कि कोई भी टीचर जो है शारीरिक दंड नहीं दे पाएगा, राइट, अर्थात बच्चों को मारना, उनको 1 घंटे तक खड़े करना, नील डाउन कर देना या फिर मानसिक दंड जैसे क्लास से निष्कासित कर देना, राइट, निष्कासन या निजी ट्यूशन पर भी क्या होगी, रोक होगी। इसके साथ ही जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है वो अपनी मातृभाषा में क्या होगी, उपलब्ध होगी। इसके साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि एवं प्रशिक्षण में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके साथ ही जो आरटीई एक्ट 2009 है उसके माध्यम से जिन क्षेत्रों में भी स्कूल का निर्माण होगा उनका कंस्ट्रक्शन वर्ष जो है 3 वर्षों में कंप्लीट हो जाएगा। ये नहीं कि सरकार ने कह दिया कि हम स्कूल तो बना रहे हैं, पता चला कि 2020 से काम शुरू हुआ और 2030 पे जाकर काम खत्म हुआ, ऐसा नहीं, राइट। और इसके साथ ही एक और ये भी नियम था कि 8वीं तक के बच्चों को फेल नहीं किया जाएगा। इस वजह से भी भाई सरकार का प्रावधान ये था कि बच्चे 5वीं में या 8वीं में फेल हो जाते तो उस वजह से उनकी आगे की पढ़ाई रुक जाती है। तो सरकार ने अच्छा सोचा कि जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो, वो स्कूल ना छोड़ें, इसीलिए 8वीं तक के बच्चों को फेल ना करने पर क्या दिया गया, जोर दिया गया। लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम ये निकला कि अब बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गुणवत्तापूर्ण ही नहीं होती है। बच्चे उनको फेल होने का डर नहीं होता है, परिणाम स्वरूप ना तो वो घर में और ना ही स्कूल में पढ़ते हैं, अर्थात पढ़ाई पर ध्यान देते नहीं हैं, आसानी से पास हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी गुणवत्ता में क्या हो रही है, कमी आ रही है। इसके साथ ही कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज मनमाने तरीके से जो है अवकाश ना दे, इसके लिए कार्य दिवस घोषित कर दिए। 1 से 5
दिन के लिए लगभग 200 दिन की कक्षाएं संचालित होंगी। वहीं 6 से 8 के लिए 220 दिन की अनिवार्य रूप से शिक्षाएं क्या होंगी, संचालित होंगी। तो ये थे शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान। हो सकता है कि शिक्षा का अधिकार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिक्षा का अधिकार 2009 वर्तमान समय में प्रासंगिक नहीं है, या इसकी कमियों को उजागर कीजिए, या इसमें क्या दोष हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए। तो हम देखेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कमियां, खामियां, या इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि RTE 2009 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान करता है, लेकिन 6 से 14 वर्ष के बच्चों अर्थात 1 से 8वीं तक की जो है शिक्षा का प्रावधान तो ये करता है, लेकिन अगर कोई निम्न आय वर्ग का व्यक्ति है और वो आगे भी पढ़ना चाहता है, तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि उसको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं हर लेवल तक उसको पढ़ाएं। अगर आपने उसको 1 से 8 तक भी पढ़ा दिया तो क्या वह बच्चा, उसको रोजगार मिल पाएगा, या शिक्षा का जो महत्व है वो उसको मिल पाएगा, राइट। तो पहला ड्रॉबैक तो यही है कि ये 1 से 8 या 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ही शिक्षा का प्रावधान करता है, तो ये अपने आप में इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरी चीज़ ये है कि मान लेते हैं कि अगर 8वीं तक की भी जो शिक्षा है वो अनिवार्य एवं निःशुल्क मिल गई, तो क्या यह बच्चों के हित में है? क्या 8वीं तक की जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुखी है, राइट? बिल्कुल नहीं है। तो 8वीं तक की जो शिक्षा है वो रोजगार उन्मुखी नहीं है, इसीलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, या 1 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये इसकी सबसे बड़ी कमी है, राइट। और अगर सरकार 1 से लेकर कॉलेज लेवल तक जो है शिक्षा उपलब्ध कराती है, तो वह वास्तव में बच्चे की शिक्षा होगी, जिससे बच्चे को रोजगार मिलेगा, तो वो ये कह सकते हैं कि हाँ अब मैंने शिक्षा पाई है। दूसरी इसकी जो कमी है वो क्या है कि जो RTE 2009 के जो प्रावधान है वो अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थान, जैसे क्या हो जाएंगे, मदरसे हो जाएंगे मुस्लिम समुदाय के द्वारा, या सरस्वती शिशु मंदिर हो जाएगा, इन पर क्या है, लागू नहीं होते हैं। इसीलिए बड़ी मात्रा में या बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो पाती है। तीसरी चीज, ये निजी स्कूलों को भी बढ़ावा देता है। कैसे भाई, मान लीजिए अगर किसी क्षेत्र में स्कूल नहीं है, अगर वहाँ पर प्राइवेट स्कूल खुल जाता है, तो प्राइवेट जो स्कूल संचालक होते हैं उनको पता है कि 25% जो है खर्च वो कौन देगी, सरकार देगी। इसीलिए वो RTE 2009 के माध्यम से बच्चों का एडमिशन ले लेते हैं और इसी 25% पर जो है अपना खर्चा निकालते रहते हैं। तो दो नुकसान है, एक तो इससे निजीकरण को अर्थात निजी स्कूलों को बढ़ावा मिलता है, राइट। दूसरी ओर जो निजी स्कूल होते हैं वो उतनी गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी उपलब्ध नहीं कराते हैं, राइट। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि 8वीं के बाद में शिक्षा का कोई उपबंध क्यों नहीं है, राइट। फिर इसमें व्यावसायिक जो है शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, राइट। तकनीकी शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, राइट। इसके साथ ही इसमें कौशल विकास का कोई क्या है, प्रावधान नहीं है। अगर मान लेते हैं कि 1 से 8 तक ही बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करानी है, तो ये जो शिक्षा है इन पर भी सरकार को महत्व देना चाहिए, ताकि कम से कम जैसे ही बच्चा इस शिक्षा प्राप्त करे तो वह अपने जीवन यापन के लिए एक रोजगार तो तलाश सके, राइट। अब हम पढ़ते हैं अन्य कदम हो जाएंगे कि सरकार ने और कौन कौन से अन्य कदम लिए। जैसे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को केंद्र सरकार के द्वारा प्रमोट किया गया था कि बच्चियों की सुरक्षा भी जरूरी है और उनको पढ़ाना भी जरूरी है। दूसरा, बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 2003 में चलाया गया था। इसके साथ ही शिक्षक एवं तकनीका
जो मॉडर्न तकनीक है एवं शिक्षकों का एकीकरण हो सके, इसके लिए समग्र शिक्षा योजना 2018 में चलाई गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या साक्षरता प्रोत्साहन जो योजना है ये लागू की गई थी, जिसकी वजह से जैसे ही बच्चियां जो 5वीं पास होंगे उनको 500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी। उसके बाद में हो जाएगा समागम शिक्षा अभियान 2018 में लाया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन सर्वेक्षण, जिससे मूल्यांकन पर भी महत्व दिया जाएगा ताकि गुणवत्ता की जो शिक्षा की गुणवत्ता जान सके। लर्निंग आउटकम पहल, ये इसमें भी सरकार सर्वे कराएगी, जिससे भी जो लर्निंग आउटकम है वो कितना रहा है उसका हमको पता चल पाएगा। स्वयं पोर्टल या ऑनलाइन पुस्तकालयों का जो है उपलब्धता हो जाएगी। ई वस्ता योजना हो जाएगी एवं मानव संसाधन जो है मंत्रालय, ये भी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। तो अब हम यहाँ पर मानव संसाधन जो मंत्रालय है, वर्तमान में इसका नाम शिक्षा मंत्रालय है, इसकी क्या भूमिका है? तो मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा को बढ़ावा देने में क्या भूमिका है उसको समझते हैं। तो इसकी भूमिका को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला तो 2015 में स्वच्छ विद्यालय अभियान मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या स्कूलों में बालिका का जो नामांकन है वो दर कम थी। उसका एक कारण ये था कि वहाँ पर स्वच्छता नहीं थी या वहाँ पर शौचालय का भी अभाव था। तो 2015 में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत विद्यालयों में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय निर्माण की जो है वो पहल प्रारंभ की गई थी तथा निर्देश दिए गए कि सभी स्कूलों में लड़के एवं लड़कियों के लिए स्वच्छ शौचालय निर्मित किए जाएंगे। इसके साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय ने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में चलाया। ये एक जागरूकता अभियान था ताकि जो है भ्रूण हत्या कम हो और बालिकाओं का नामांकन बढ़ सके। फिर CBSE के लिए सारांश नाम की एक ऑनलाइन सुविधा शुरू की थी। वैसे ही शिक्षा का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है 2009 लागू किया। फिर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 2015 चलाया गया, जिसमें 1 से जो 12वीं तक के विद्यार्थी हैं, उनमें विज्ञान के प्रति दिलचस्पी के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा आविष्कार अभियान चलाया गया। अर्थात सरकार ने घोषणा की कि जो भी आविष्कार करेगा या उस पर कोई भी मॉडल बनाएगा उसको सरकार प्रोत्साहित करेगी या जो है पुरस्कार देगी। तो ये एक तरीके से 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति दिलचस्पी को पैदा करेगी। फिर क्या हो जाएगी? ई पाठशाला हो जाएगी, जिसमें जितनी भी पुस्तकें हैं ये ऐप के माध्यम से सभी पुस्तकें बच्चों को प्राप्त हो जाएंगी। फिर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क हो जाएगा और उन्नत भारत अभियान हो जाएगा। इसके साथ ही एक उप कार्यक्रम चलाया था पढ़े भारत बड़े भारत 2014 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2013 भी चलाया था। और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वो ही हमारे देश में नीति निर्माण के लिए उत्तरदायी है। तो इसने नीतियों का निर्माण 1986 और 2020 की जो नीति है वो भी मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा तैयार की गई है। एवं सक्षम छात्रवृत्ति योजना, तो इन योजनाओं के माध्यम से, पहलों के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से जो मानव संसाधन मंत्रालय है वो शिक्षा में अपनी भूमिका देता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर असर रिपोर्ट। दरअसल हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असर रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिससे पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में नामांकन कितना है या आउटकम कितना है। तो असर रिपोर्ट के बारे में समझते हैं। अगर हम देखें तो इस वर्ष की जो असर रिपोर्ट थी वो 14 जनवरी 2020 को जारी की गई थी। और इस रिपोर्ट में जो है 4 से लेकर 8 वर्ष की आयु के जो बच्चे थे, 4 से लेकर 8 वर्ष और 8 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे थे, उन पर
सर्वे कराया गया और सर्वे से जो आंकड़े निकले उन आंकड़ों को एनालाइज करके इसमें जो है जारी किया जाता है। तो जो असर रिपोर्ट है उसमें हम कह सकते हैं कि 4 से उधर 14 वर्ष के बच्चों के जो शैक्षणिक आंकड़े हैं वो एकत्रित किए जाते हैं और जारी किए जाते हैं। इसके अनुसार, असर रिपोर्ट के अनुसार हम समझें तो 4 से 8, राइट, 4 से 8 वर्ष की आयु तक के जो विद्यार्थी हैं उनमें से 90% बच्चे ने किसी न किसी शैक्षणिक संस्थान में दाखिला ले लिया है। अर्थात 4 से 8 वर्ष के बीच में 90% बच्चों का दाखिला हो चुका है या नामांकन है, राइट, जो कि एक अच्छी बात भी है और एक कमी भी है। अच्छी बात यह है कि 90% जो है विद्यार्थी वो किसी न किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। बुरी बात यह है कि ये 100% भी होना चाहिए, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है। इससे हमारे देश के हर एक बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि 8 से 7% जो बच्चे हैं वो किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं जाते, अर्थात उनको शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है। फिर अगर हम देखें 4 से 5 आयु वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें 56.8% क्या हुए हैं लड़कियां और 50% जो हैं लड़के। ये कहाँ पर जाते हैं? सरकारी विद्यालय में नामांकन है। अर्थात इससे हमें पता चलता है कि 4 से 5 वर्ष के अर्थात प्राइमरी कक्षाओं के लिए आज भी आधे से अधिक लड़कियां सरकारी विद्यालयों में एवं आधे लड़के सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं। अर्थात शासकीय विद्यालय जो हैं वो भी जो है राइट टू एजुकेशन या RT 2009 या शिक्षा के अधिकार में अपना योगदान दे रहे हैं। वैसे 6 से 8 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें 61% लड़कियां एवं 52% जो है लड़के वो सरकारी विद्यालयों में क्या है नामांकन है, राइट। तो ये थी यहाँ पर असर रिपोर्ट और इसके साथ ही हमने सार्वभौमिक या समान जो है समान प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए सरकार ने जो भी कदम लिए थे उनको बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। कल से हम प्राथमिक शिक्षा के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।